हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। और किरचॉफ्स रूल में यदि देखा जाए तो एक क्वेश्चन सीबीएसई में पक्का पक्का आता है और जेई में भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसमें स्पेशली कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर के क्वेश्चन जो है वो किरचॉफ्स रूल पे बेस्ड भी आते हैं। तो आज हम किरचॉफ्स रूल करेंगे, ठीक है। तो देखिए किरचॉफ्स रूल आपका क्या होता है, आपको पता है दो तरह के किरचॉफ्स रूल्स होते हैं। एक आपका होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल के नाम से जाना जाता है। एंड देन आपका होता है कि किरचॉफ्स, इसको दूसरे टर्म से बोलते हैं लूप लॉ बोलते हैं, ठीक है। लूप लॉ आपका जो है कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इस पे कभी कभी एक नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फंडामेंटल लॉ पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बेस्ड है या विच फंडामेंटल लॉ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस्ड है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि देखो जंक्शन रूल जो है करंट पे बेस्ड है, और करंट क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। तो चार्ज कंजर्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो दैट शोज कि किसी भी कंडक्टर में जितना चार्ज इन होता है उतना ही चार्ज आउट होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो कंजर्व होते हैं। तो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। ये बेसिकली कंजर्वेशन पे बेस्ड है। देन आपका कहता है ये वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी होती है। इफ यू रिमेंबर इट, कैसे डिफाइन करते हैं वोल्टेज को, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो आप जो वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज बेसिकली पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज। तो एक तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि KVL जो है वो आपका किस पे बेस्ड है, किरचॉफ्स किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे आपका बेस्ड है KVL। तो ये दोनों लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ की करंट लॉ, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी करंट आके यहाँ पे कितने भी पाथ आके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को जंक्शन बोला जाता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे आपने कभी नाम सुना भी होगा कि रेलवे जंक्शन क्या होता है, रेलवे स्टेशन क्या होता है। तो रेलवे स्टेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रेन आती है, रुकती है और सीधे चली जाती है। सो दैट इज व्हाट द रेलवे स्टेशन। रेलवे जंक्शन उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ से ट्रेन आई, आगे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। तो अपने रूट को यदि चेंज कर सकती है तो वो वाला पॉइंट आपका कहलाता है जंक्शन कहलाता है। तो ये आप कभी टिकट वगैरह खरीदे हो तो उसमें अलग अलग स्टेशन के नाम लिखे, तो रेलवे जंक्शन लिखा होता है या फिर रेलवे स्टेशन लिखा होता है। तो उसी हिसाब से जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी वायर एक ही पॉइंट पे आके कनेक्टेड होती हैं। आप अपने घर में जैसे आपके जो सॉकेट होता है ना, जो बोर्ड होता है जहाँ पे बटन लगी होती है बहुत सारी, वहाँ पे प्लग इन कर सकते हो, फैन का बटन होता है, बल्ब का बटन होता है, ट्यूबलाइट का बटन होता है। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट एक ही पॉइंट पे जम्बल्ड है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, जंक्शन पॉइंट आपका होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यहाँ से जो आने वाला जो आपका करंट है, आने वाला जो करंट है, जैसे ये I1 आ रहा है और इधर आपका करंट I2 चला गया और इधर आपका I3 आ गया और इधर चला गया आपका I4 और एंटर कर दिया I5। तो यहाँ पे हमने कोई एक रैंडम से नाम ले लिए। तो कहानी ये है कि भाई जंक्शन लॉ का लिटरली मीनिंग क्या है। तो इसका स्टेटमेंट यदि देखेंगे तो ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। मतलब इस पॉइंट पे मिलने वाले जितने भी करंट है उनका यदि हम एल्जेब्रिक सम लेंगे तो उनका सम जीरो हो जाएगा। तो मैथमेटिकली तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। बट इसको यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितना करंट एंटर हो रहा है लूप इस जंक्शन पे और जितना करंट लीव कर रहा है वो दोनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा। एंड दैट मेक सेंस परफेक्टली, राइट। क्योंकि जितना करंट आएगा बाकी वायर से उतना ही करंट जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बीच में कोई मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी करंट की और अब कम आ रहा है और ज़्यादा चला जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो करना पड़ेगा कि भाई जितना चार्ज इन हो रहा है उतना ही चार्ज आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट इज, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि करंट एंटरिंग द जंक्शन
entering the junction is equal to current leaving the junction. तो ये बेसिकली आपके क्या है कि लॉ है। तो इस लॉजिक के हिसाब से यदि हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन कौन सा करंट आ रहा है, देखो यहाँ पे I1 आ रहा है प्लस देखें तो I5 आ रहा है और कोई करंट इसमें एंटर कर रहा है आपका I3 भी करंट आपका क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। और आप देखें तो I2 करंट जो है आपका लीव कर रहा है और I4 करंट आपका क्या हो रहा है, वो भी लीव कर रहा है। तो इन वाले टर्म्स को आप इस तरफ ले आओ तो I1 प्लस I5 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, सभी करंट्स का सम है और ये वाला स्टेटमेंट इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी करंट है उनका यदि हम एल्जेब्रिक सम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकली क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि इस पर क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है ये। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, यहाँ पे इस तरह से एक जंक्शन बना हुआ है और ऐसे है, इस तरह से यहाँ से बोल रहे हैं कि 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर गया आपका 2 एम्पियर और इधर चला जा रहा है I1, इधर से आ रहा है 4 एम्पियर, इधर से गया 2 एम्पियर, इधर I2 और इधर आपका क्या है, I3 है। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे आपके क्या है, 3 जंक्शन है। एक जंक्शन आपका क्या है, ये है, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन आपका क्या है, ये है। वो 3 पॉइंट है जहाँ पे 2-3 वायर एक साथ मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे यदि आप जंक्शन ले लें तो बेसिक लॉजिक आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने वाली बात नहीं। क्या बोला, जितना करंट एन हो रहा है जंक्शन में आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, तो जो 5 आ रहा है वो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस I1 के बराबर होगा, क्योंकि I1 और 2 दोनों करंट क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो 5 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपका I1 यानी कि 3 एम्पियर करंट बेसिकली आपका I1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको देखो इसका 3 एम्पियर वैल्यू इसको मिल गई और इधर से इस पॉइंट पे आप जंक्शन लगाए तो जैसे आपका ये A था, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। तो ये एट A पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं देखूँ एट B पे देखें तो B पे आप देखिए कि कौन कौन सा करंट एंटर हो रहा है, I1 एंटर हो रहा है प्लस 4 एम्पियर एंटर हो रहा है और एग्जिट कौन कर रहा है, लीव कौन कर रहा है करंट, आपका I2 लीव कर रहा है एंड प्लस 2 एम्पियर लीव कर रहा है। तो I1 की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रही है, I1 आपका क्या है 3 एम्पियर है, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 और 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा। तो I2 7 माइनस 2 आपका 5 एम्पियर। तो बेसिकली I2 जो करंट है वो आपका 5 एम्पियर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है। तो एट C पे यदि आप जंक्शन लॉ लगाओ तो आपको क्या मिल रहा है, C पे आप देखें तो आपको ये 2 एम्पियर एंटर कर रहा है और I2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 एम्पियर ये एंटर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू I3। सो दिस इम्प्लाइज I3 की वैल्यू आपकी हो गई 7 एम्पियर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बट इस तरह का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ना ही मैंने CBSE में देखा है इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत ही जस्ट इसके एक एप्लीकेशन को हमने किया सो दैट आपको समझ में आया कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन लॉ। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम बोलते हैं लूप लॉ बोलते हैं। तो लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि एक हमने इस तरह से सर्किट कंसिडर किया है, ये ऐसे है और एक सेल आपका यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड हुआ है, ये इस तरह से यहाँ पे कोई एक सेल E1 है, ये आपका रेजिस्टेंस है आपका R1, इसका सेल का EMF E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस आपका R3 है, इसका EMF आपका क्या है, E3 है। तो जैसे इसमें आपको ये पता लगाना है कि हर पाथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको हर एक ब्रांच में से करंट को कैलकुलेट करना हो। तो इस लॉ का स्टेटमेंट का कहना है, ये क्या कहता है कि एक लूप कोई सा भी कंसिडर कर लो, A B C D E F, चाहे आप A B C F लूप कंसिडर करो, A इन लूप A B C F A, कोई सा भी कैसे भी, लेकिन क्लोज पाथ होना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लूप आपका क्या हो जा रहा है, लूप F C D E F, जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है लूप, है ना, F से शुरू हुआ तो F पे खत्म हुआ।
या आप एक पूरा लूप ले सकते हैं कि ABCDEFA, मतलब ये भी लूप ले सकते हैं। तो किसी भी लूप में लॉ ये कहता है कि जितना वोल्टेज आपने सप्लाई किया है, वोल्टेज सप्लाई कौन करता है यहाँ पे? वोल्टेज सप्लाई करता है सेल, है ना, सेल वोल्टेज सप्लाई करेगा। और यूटिलाइज कौन करता है? यूटिलाइज करता है रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज खर्च होता है, ड्रॉप होता है। और जो वोल्टेज सप्लाई करता है वो कौन सप्लाई करता है? सेल सप्लाई करती है। तो ये लॉ कहता है सिंपल सा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अप्लाइड एंड ड्रॉप ओवर अ क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड पाथ में जितनी सेल वोल्टेज सप्लाई कर रही है और जितना रेजिस्टेंस उसके वोल्टेज को यूटिलाइज कर रहा है, उनका सम क्या होता है? जीरो होता है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखें कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अप्लाइड एंड ड्रॉप आपका हो जाएगा समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू जीरो ओवर अ क्लोज लूप। तो एक क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम इनका जीरो होता है। तो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि ये एक सेल है और ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। तो इसमें दो तरीके से आपको एक, सबसे पहले या तो आपको क्वेश्चन में करंट गिवन होता है, मोस्टली क्वेश्चंस में दिया होता है, और यदि नहीं दिया गया है तो क्वेश्चंस में करंट को प्रॉपरली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं एक सबसे सिंपल सा तरीका बताता हूँ। और वो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप कोई सी भी एक सेल कंसिडर कर लो। जैसे यहाँ पे 3 सेल लगी हुई हैं, 4 सेल लगी हो, 5, कितनी भी सेल लगी हो, उनमें से सबसे एक बड़ी सेल को आप कंसिडर कर लिए कि वो बड़ी सेल जो है उसके हिसाब से ही आपका पूरे करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक सेल है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये एक आपकी सेल है, ये भी आपका 2 ओम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपका ये 8 वोल्ट की बैटरी है और ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द करंट इन ईच आर्म। तो ये हर एक आर्म में करंट आपसे पूछ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपको पता होना चाहिए कि पहले तो आपको ऑलरेडी करंट दिया हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया होता है, और यदि नहीं दिया गया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहले जैसे आपने देखा 2 सेल लगी है, मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है सो दैट पहला क्वेश्चन आपको क्या लगे, इजी लगे। तो पॉइंट ये है कि 10 वोल्ट आपका बड़ा है इन दोनों में से, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसी का करंट पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अक्रॉस जैसे यहाँ से जो सेल आपने कैलकुलेट किया, एज्यूम किया है, यहाँ से करंट I1 निकल रहा है। सॉरी, I1 की जगह पे आप I लीजिए, ज़्यादा बेटर है। जैसे I करंट यहाँ से आ रहा है, तो ये करंट अब जब से यहाँ से आया तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, है ना। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि ये हमारे पास एक मोटर लगी हुई है और ये बहुत सारे ऐसे पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। इन पाइप्स, ये रेजिस्टेंसेस कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पाइप जहाँ जहाँ पतले हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि फ्लो को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। और ये दूसरी मोटर लगी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ से अब अभी फिलहाल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एज्यूम करेंगे कि ये बैटरी का कोई खास रोल है नहीं है। आप यहाँ से सोचिए कि जैसे कि यहाँ से ये करंट I आ रहा है, तो इस तरफ से कुछ करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप जैसे एज्यूम करें कि यहाँ से पानी फ्लो होकर आ रहा है और यहाँ पे ये पाइप जो है 2 हिस्से में डिवाइड हो रहा है, तो कुछ पानी इस तरफ जाएगा, कुछ पानी इस तरफ से जाएगा। तो मैंने एज्यूम किया कि I1 करंट यहाँ से जा रहा है, यानी कि जैसे 5 एम्पियर आ रहा है, 2 इधर चला गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 - 2, ऐसे करेंगे। मैं जस्ट एज्यूम करने के लिए ये नंबर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये I - I1 कैसे आए ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना एम्पियर करंट फ्लो रहा है, वही तो हमारा एम है कैलकुलेट करने का, राइट। सो यहाँ से I - I1 आ रहा है, और रिमेंबर एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होती है। अब जैसे आपको लगे कि भाई इसका करंट कहाँ जाएगा, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाली जो सेल है सिर्फ इसी का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है और यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो किरचॉफ रूल क्या होता है कि वो वेरिएबल में डील करता है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज तो आंसर आपका क्या होगा, ऑलरेडी इसका करंट इंक्लूड कर लेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, प्रोसेस को एक बार समझ जाएंगे और 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से इसका आंसर आता है या क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से I - I1 करंट आपका आ रहा है और यहाँ से देखो I1 आ रहा है, ये दोनों करंट यहाँ पे मिल गए, है ना। I - I1 प्लस I1 करोगे तो ये करंट यहाँ से I आ जाएगा। तो आप देखिए कि इस ब्रांच में I1 है, इसमें I - I1 है और इसमें आपका क्या है I फ्लो रहा है।
और जैसे आपने यहाँ पे लूप का नाम ले लिया, लूप ABCDEF, तो इसमें आपका क्या है कि जैसे करंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब इसमें एक कन्वेंशन भी है किरचॉफ रूल के हिसाब से, कि कन्वेंशन आप ऐसे फॉलो करेंगे कि जैसे आपको पता है ना कन्वेंशन में कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किरचॉफ जंक्शन रूल में किया था कि जितना करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव लिया था और जो करंट लीव कर रहा था उसको नेगेटिव लिया था। तो वैसे ही यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, घट रहा है, उसको माइनस लेंगे, और वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे सीढ़ियों में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपकी हाइट बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। सिंपल सी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी यदि आपकी घट रही है तो आप उसको माइनस लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो दिस इज द सिंपल कन्वेंशन। अब कन्वेंशन को कैसे फॉलो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है R का, और करंट आपका क्या है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कॉमन सी बात है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इसका मतलब है कि A पोटेंशियल में से B का पोटेंशियल माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। और बट लॉजिक आपका क्या होता है कि A से B की तरफ जा रहे हो तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल करोगे, A से B माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से आप क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं तो ये साइन आप यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इधर से इधर जाने पे घट रहा है, तो घटने को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों घट रहा है? क्योंकि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो। तो रिमेंबर, इसमें जो भी करंट का पाथ आपने एज्यूम किया, यदि आप अलोंग द करंट जाते हैं, आपका जो लूप आप कंसिडर कर रहे हैं वो लूप आपका अलोंग द करंट है, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यदि आप B से A की तरफ जा रहे हैं, यदि अगेंस्ट द लूप मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द करंट मूव कर रहे हैं, तो आपका ये IR हो जाएगा, क्योंकि B का पोटेंशियल लो है और A का पोटेंशियल हाई है, तो लो टू हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे। सेम कहानी सेल के क्रॉस लेंगे। देखो सेल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है ना वो सेल्फ डिफाइंड होता है, वोल्टेज सोर्स होता है सेल। तो सेल के क्रॉस जो भी करंट आपका ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या वो सप्लाई कर रहा है, वो दैट इज नॉट डिफाइंड बाय द करंट। करंट किधर भी फ्लो हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखना है। तो जैसे ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जैसे A से ये जैसे पॉइंट P ले लिया, Q ले लिया, तो P से Q जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये 10 वोल्ट का सेल मैं एज्यूम कर लूँ, तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल 10 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव वाला 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P से Q की तरफ जाएंगे तो आपका वोल्टेज यहाँ पे EMF नेगेटिव होगा, क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। वहीं यदि आप Q से P की तरफ आ रहे हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और इसको आप ले लेंगे पॉजिटिव। तो ये दो कन्वेंशन है। आई होप आपको कन्वेंशन समझ में आए, क्योंकि ये पूरी जो किरचॉफ रूल की कहानी है वो कन्वेंशन पे बेस्ड है, और यही प्रॉपर कन्वेंशन आपको लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे कि यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, कौन सा लूप ले लेते हैं, लेट्स से ABEFA, और इररिस्पेक्टिव आप कौन सा लूप लेते हैं, आप छोटा लूप लेते हैं या बड़ा लूप लेते हैं, इक्वेशन इस तरह से आएंगी कि आप जब फाइनल उनको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सोचा नहीं है कि भाई ये वाला छोटा वाला लूप लिया, बड़ा वाला लूप लिया, बट हाँ यदि आप लूप छोटा लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे, कैलकुलेशन कम होंगी, तो छोटा लूप एडवाइजेबल होता है। बट आप कोई सा लूप ले सकते हैं, आपने ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसे लूप में हम ABEFA में देखें तो A से B आप देखें तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि A से B एक वायर है, वायर के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। B से E की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है बीच में, तो इसी के क्रॉस वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, हमें ड्रॉप निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे अलोंग द करंट जा रहे हैं, और मैंने क्या बताया था कि अलोंग द करंट यदि आप जाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो डिक्रीज को हम माइनस लेते हैं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो IR के बराबर होगा, तो -4I1 ऐसे बोल सकते हैं। रिमेंबर, आपका सेल का आपका वोल्टेज जो होता है वो सेल्फ डिफाइंड होता है, तो इसलिए करंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही एक वोल्टेज होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज IR होता है, इसलिए रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर आप यहाँ E से F जा रहे हैं तो कुछ नहीं है, और F से A की तरफ जाएंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस है और एक आपका क्या है, सेल है। तो अगेन यहाँ पे आप देखें तो आपका अलोंग द करंट जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, क्योंकि यहाँ आपका हाई वोल्टेज होगा और यहाँ का आपका क्या होगा, लो वोल्टेज होगा, तो -2I हो जाएगा। और सेल में आप देखो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं तो आपका ये इंक्रीज हो गया,
तो आपका हो जाएगा +10 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इक्वेशन बना सकते हैं -4i1 -2i इज इक्वल टू -10, और माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो i2i1 प्लस i इज इक्वल टू 5। ये आपने 2 कॉमन लेके आपने इसमें से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें कहानी ये है कि ये पहली इक्वेशन आपको मिल गई। वहीं यदि आप सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड लूप में यदि हम देखें तो हमारे पास कौन सा लूप है, हमारे पास लूप है लूप BCDEB, ये वाला लूप आप कंसिडर करें। तो इस लूप में आप ऐसे घूम रहे हैं और इस वाले लूप में भी आप ऐसे ही घूम रहे थे। तो देखो B से C तो कोई एलिमेंट है नहीं यहाँ पे ध्यान से देखें, और C से D पे जाएंगे तो एक सेल है आपका। तो सेल में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना, C से D में। तो हाई से लो जा रहे हैं, वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे -8 लिखेंगे, और यहाँ से जो करंट आपको है फ्लो हो रही है वो I-I1 फ्लो हो रही है। तो अगेन अलोंग द करंट जा रहे हैं, तो अलोंग द करंट आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो -2i -i1, और यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं है, और E से B जा रहे हैं क्योंकि लूप आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, BCDEB। तो जहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म करेंगे। तो E से B तक आ रहे हैं तो आपका 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और आप एक चीज नोटिस करें यहाँ पे कि आप लूप में ऐसे घूम रहे हैं और करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। टेक्निकली यहाँ का वोल्टेज हाई होगा और यहाँ का वोल्टेज लो होगा, तो आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए आपको वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो +4i1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई। इसको आप सॉल्व करें तो आपको हो जा रहा है -2i, और ये +2i1 आपका जाएगा तो आपका 6i1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो -i, और ये 3i1 - i इज इक्वल टू आपको हो जाता है 4। तो ये हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है। इन दोनों को आप यदि ऐड कर लो, है ना, 1 और 2 को आप ऐड कर लोगे तो आपको i और i1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे आपको पूछा जाए कि 1 + 2 यदि आप करें तो 2i1 + i इज इक्वल टू 5 है, और 3i1 - i इज इक्वल टू 4 है। तो i से i आपका कट गया, और 5i1 इज इक्वल टू 9। तो i1 की वैल्यू 9/5 एम्पेयर। तो इस तरह से सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे इसमें से पूछा जाए कि B और E के क्रॉस वोल्टेज क्या है, तो इसके क्रॉस यदि आपको वोल्टेज पूछा जाए VBE, तो देखो VBE के क्रॉस आप देखो तो एक ये इसी के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये आपका वोल्टेज हो जाएगा 4i1, और i1 की वैल्यू जैसे आपने कैलकुलेट करी है तो 4 × 9/5 कर सकते हैं, तो आपका 36/5 आ गया। तो इस तरीके से किरचॉफ्स रूल का ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड द करंट इन ईच आर्म। तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसमें से आपको ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, आपको मेथड सीखना है और मेथड को सॉल्व करना है। तो हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जो आपको क्लियर करें कि किस तरीके से इसको लगाते हैं। तो जैसे हमारे पास एक इस तरह से एग्जांपल आपको दिया गया है कि इसी के एक सेल है, कई बार बोला जाता है कि 4 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है, जो है 1 ओम है, इस तरह से दिया जाए। और एक रेजिस्टेंस आपको ऐसे लगा हुआ है 8 ओम का। एक दूसरी सेल है आपकी ऐसे लगी हुई है, वो 8 वोल्ट की है और इसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये हमारे पास एक सेल है जो 2 वोल्ट की है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और ये आपको दिया गया है 4 ओम का ये। और इससे पूछा जाएगा कि फाइंड द करंट इन ईच आर्म, या लेट्स से समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है कि जैसे कि ये आपका I1 ऑलरेडी जैसे दिया गया है, ये I1 है, ये आपका क्या है I3 है, और ये आपका क्या है I2। इस तरह से जैसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी करंट दिया गया है। यहाँ पे आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो आप देखें कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। तो जब भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से दिए जाएं तो इनको ना आप सर्किट में ही ऐड कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जैसे 1 ओम का है तो एक सीरीज में इसके साथ आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर लिया। इससे क्या होता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होता और आपका ये मिस नहीं होता, आपका ये जो है ना। यदि आपका ये मिस हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी।
तो अब आपको जैसे करंट यहाँ पे दिया गया है, तो जैसे कि 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और 3 इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेस्ट ये होता है कि आप किसी भी जंक्शन पे इनका एक रिलेशन निकालो। तो देखो यहाँ से I3 करंट आ रहा है, इधर I1 जा रहा है और इधर आपका क्या है I2 जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है कि इस जंक्शन पे आप देखें कि I3 इज इक्वल टू आपका क्या है I1 प्लस I2 है। तो I3 जहां पे भी मिले ना वहां पे आप I1 प्लस I2 लिख दो, तो आपको क्या हो जाएगा ना कि 2 इक्वेशन से ही आपको आपका काम चल जाएगा। आपको 2 इक्वेशन बनानी है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि इन लूप, और यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है कि A B C D E F। जैसे इन लूप हम बात करते हैं A B E F A। इस लूप में यदि आप देखें तो हमारे पास जो ए से बी तक तो कोई एलिमेंट है नहीं है। ये आपका लेट्स से कि रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो इसको 6 ओम मैं ले लेता हूँ, 6 ओम है, ठीक है। तो बी से ई तक आप आ रहे हैं, तो बी में सबसे पहले आपका क्या है 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आप देखिए लूप में क्या है कि ऐसे घूम रहे हैं, तो अलोंग द करंट है यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा अलोंग द करंट हम वोल्टेज को ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज हाई होगा, यहाँ का वोल्टेज लो होगा। अब आप देखिए सेल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज सेल्फ डिफाइंड, सेल्फ वोल्टेज खुद का सोर्स होता है। तो उसके क्रॉस जो करंट किधर भी फ्लो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। तो ये आपका लो वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज है, और आप लूप में इधर ही मूव कर रहे हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज हुआ, तो आप सिंपली इसको क्या ले लेंगे +8 वोल्ट हो गया। फिर आपका 2 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है अलॉन्ग द करंट, यदि आप जा रहे हो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपका -2I1 हो जाएगा। E से F जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और F से आप यदि इस तरफ जाएंगे A की तरफ, तो आपका क्या रहा है वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि आप अलॉन्ग द करंट जा रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस आपका 8 इंटू I1 प्लस I2, क्या बोला था मैंने कि जहाँ पे I3 वहाँ पे I1 प्लस I2 आपको पुट कर देना है। फिर आपका ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो -1 ओम और I1 प्लस I2 हो जाएगा। और देन आपका क्या है 4 वोल्ट का सेल है, तो क्या होगा 4 वोल्ट का सेल, वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो +4 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा +4, और A पे आप पहुंच गए क्योंकि आपने A से शुरू किया था, तो इस हिसाब से दैट इज इक्वल टू 0। यही तो किरचॉफ रूल कहता है कि सबका अलजेब्रिक सम 0 होता है, सभी वोल्टेज अप्लाइड एंड ड्रॉप का। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 होगी। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, बाकी मैथ्स है, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इनफैक्ट आप यदि इक्वेशन बना लेते हैं तो इक्वेशन से आपको आधे नंबर मिल जाते हैं। जैसे आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 2 इक्वेशन बनाई हुई है, तो एटलीस्ट मान के चलिए कि 1.5 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे सर्किट और ये इक्वेशन बनाने के सीबीएसई में। सो हालांकि जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि जेई में करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन बना के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा। तो इतना टाइम तो होता नहीं है जेई में आपको इस सब करने के लिए। तो आपको एक नई टेक्निक सिखाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं नोडल एनालिसिस। वो फिर मैं किसी एक क्लास में आपको स्पेशल समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत ही अलग है, नोडल एनालिसिस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है। फिलहाल मैं आज सीबीएसई का ये किरचॉफ रूल करवा रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करिए, बताइए कि इसमें से जैसे कि इन लूप BEDCB इस लूप में हम देखें, तो इस लूप में आप देखें तो बी से ई की तरफ आ रहे हैं, तो पहले आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो -6I1 हो जाएगा ना। अलोंग द करंट आपका क्या होता है पॉजिटिव ड्रॉप होता है, तो नेगेटिव लेते हैं। और सेल के क्रॉस अलोंग द या अपोजिट से फर्क नहीं पड़ता, तो इसके क्रॉस जो आपका करंट आपका वोल्टेज होगा वो +8 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, लो से हाई जा रहे हैं। फिर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप होगा, तो -2I1 हो जाएगा। यहां से आओगे तो देखो आप करंट क्या है इधर फ्लो रहा है और आप लूप में ऐसे मूव कर रहे हो, तो अगेंस्ट द करंट जा रहा हो, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 4 + 4I2 हो जाएगा। और ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आप लूप में ऐसे घूम रहे हो, हाई से लो जा रहे हो, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आपको हो जाएगा -2 वोल्ट। ठीक है, सेल है, सेल में इसलिए करंट से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि वो खुद एक वोल्टेज होता है। तो ये इक्वल टू आपका 0 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बाकी तो आपका सिंप्लीफिकेशन है। आई होप आपको ये किरचॉफ रूल आपको समझ में आया हो, और यदि
आपको और कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड लगता हो और जो उसको आपको समझना चाहते हो आप उसको, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको अगला वीडियो उसमें अपलोड करूँगा। थैंक यू।